मेरे मामा का बेटा दुबई से आया था। परिवार की सब लड़कियों को छोड़कर उसने मुझसे शादी की और मुझे दुबई ले आया। मैं बहुत खुश थी, रोजाना घर वालों को फ़ोन करती। हर कोई मेरी किस्मत पर नाच कर रहा था। एक दिन पति घर आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। मैं सड़कों पर सोती रही, फिर एक होटल पर जॉब करने लगी। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे बुलाया, बहुत गुस्से में था। उसके हाथ में वही लिफाफा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब मालिक ने मेरी शादी वसीम से हुई। वह मेरे मामा का बेटा था। मुझे यकीन था कि मेरी ज़िंदगी अब खुशियों से भर जाएगी, खास तौर पर जब वो मुझे दुबई लाया। तो जब तय हुआ था कि वह शादी के बाद मुझे दुबई ले जाएगा और शादी के बाद उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया था। मेरा पासपोर्ट, कागजात वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका था और फिर वह दिन भी आ गया जब हम अपने माँ बाप, बहन भाइयों को छोड़कर हवाई जहाज़ में बैठकर मैं अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोच रही थी। खूबसूरत घर, प्यार करने वाला पति और एक सुकून की जिंदगी। मगर मुझे नहीं मालूम था ये सपना इतनी जल्दी भयानक हकीकत में बदल जाएगी। दुबई पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छे से बीते थे। वसीम मुझे रोज घुमाने ले जाते, मैं रोज घर वालों को फ़ोन करती, सब मेरी किस्मत पर नाच करते। एक दिन वसीम काम से लौटे तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। वो बहुत गुस्से में बिना वजह मुझे गालियाँ देने लगे और झगड़ा शुरू कर दिया। जब मैंने वजह पूछी तो एक थप्पड़ मारकर मुझे चुप करवा दिया। बस उस दिन से उनका व्यवहार बदल गया था। वे मुझ पर शक करने लगे थे। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। वे रोज मेरा फ़ोन चेक करते, सब मैसेज पढ़ते। फिर एक दिन उन्होंने मेरे बैग से मेरा पासपोर्ट उठाकर अपने कब्जे में ले लिया। उस दिन मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ था, जैसे किसी ने मेरे पैर काट दिए हों। मेरी खुशियों से भरी जिंदगी कैद खाने में बदल गई थी। वसीम ने मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया और अगर कभी बाहर जाना भी होता तो मेरे साथ होता था। वो मुझे किसी से बात भी न करने देता, घर में ही अकेली रहती। उसने मुझे किसी से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं दी और न किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करने दी। मेरे माँ बाप से भी मेरी बातचीत बिल्कुल कम हो गई थी। उसने मुझे हर तरह से बिल्कुल अकेला कर दिया था। मारपीट भी धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले हल्के फुल्के थप्पड़ों में शुरू हुई, लात घूसे सब कुछ शुरू कर दिया। ये रोजाना का काम बन गया था। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मेरी रूह जख्मी हो रही थी। मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने आप से वादा किया था, मैं जिंदा रहूंगी, मैं इस जुल्म के सामने नहीं झुकूंगी। हर जख्म, हर आंसू मुझे और ज़्यादा मजबूत बना रहा था। मैं शीशे में जब भी खुद को देखती थी, शकीरा तुम हार नहीं मानोगी, तुम जिंदा रहोगी। हर रात में छुप छुप कर रोती, अपने बीते हुए खूबसूरत दिनों को याद करती। जब मैं आज़ाद थी, मैं अपने फैसले खुद करती थी। अब मेरी ज़िंदगी का हर पल वसीम के रहमो करम पर था। एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी, मगर उड़ नहीं सकती थी। उसने मुझे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया था। मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई सहारा भी नहीं था। मैं किसी से अपनी हालत नहीं बता सकती थी। उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। ये धमकी मेरे लिए सबसे बड़ा डर था। मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए चुप थी। मैंने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर हमेशा नाकाम रही। वह इतना होशियार था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था और अगर कभी बाहर निकल भी जाती तो वो मुझे ढूंढ लेता और फिर मेरा बहुत बुरा हाल कर देता। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म, मेरा दिमाग दोनों थक चुके हैं। मेरी रूह में एक चिंगारी अभी भी बाकी थी। वह चिंगारी उम्मीद की थी, आज़ादी की थी और एक अच्छी ज़िंदगी की थी। मैंने अपने आप से वादा किया, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। मैंने अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनना शुरू किया जो मुझे हौसला देती थी, जो मुझे बताती थी मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। उस बीच मैंने अपने आसपास के माहौल को देखना शुरू किया। मैंने देखा कि लोग कैसे आज़ाद ज़िंदगी बिता रहे हैं, कैसे अपने फैसले खुद करते हैं। ये सब देखकर मेरे अंदर की तड़प और भी बढ़ जाती। मैंने अपने आप को दिमागी तौर पर मजबूत करना शुरू किया। मैं छुप छुप कर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करती, टीवी देखकर, किताबें पढ़कर। मुझे मालूम था अगर मुझे यहाँ जिंदा रहना है और आज़ाद होना है तो मुझे इस मुल्क के तौर तरीकों को समझना होगा। मैंने अपने आप को तैयार किया, जब भी मौका मिलेगा मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगी। यह कैद खाना सिर्फ मेरे जिस्म के लिए था, मेरी रूह अभी भी आज़ाद थी। मैंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उस ताकत को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को दोबारा हासिल कर लूँगी। ये एक मुश्किल सफ़र था, मगर मैं तैयार थी। गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर की आग और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने आप को इस समस्या के लिए तैयार किया। मैं एक फाइटर हूँ, मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगी। ये सिर्फ शरीर की कैद नहीं थी, ये मेरी रूह को कैद करने की कोशिश की जा रही थी, मगर मैंने उसे कामयाब नहीं होने दिया।
मैंने अपने आप को उम्मीद दिलाई थी, लेकिन मैं इस कैद से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। वसीम की धमकियाँ मेरे कानों में चुभती रहती थी, मगर मैंने अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर ली थी जो फालतू की बातों को मुझ तक पहुँचने नहीं देती थी। मैंने अपने आप को मजबूत बनाया था, जहाँ सिर्फ उम्मीद थी। हर सुबह जब मैं उठती थी तो मेरी आंखों में एक नई चमक होती, एक ऐसी चमक जो मुझे बताती थी कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैं अपने आप को यकीन दिलाती कि ये कुछ समय के लिए है, एक दिन मैं इस अंधेरे से निकलकर रोशनी में जरूर आऊँगी। मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुनती जो मुझे हिम्मत देती, जो मुझे याद दिलाती कि मैं बहुत कुछ सह रही हूँ और मैं इससे भी निकल जाऊँगी। मैं अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस करती जो पहले कभी नहीं थी। ये ताकत मेरी जंग थी और मैं उसे हर हाल में जीतना चाहती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे माँ बाप का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उनकी मोहब्बत, उनकी उम्मीद मुझे जिंदा रहने की वजह देती। मैंने सोचा कि मैं उनके लिए जिंदा रहूंगी, उनके लिए एक मिसाल बनूंगी, उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मुझे भरोसा था और मैं उस पर कायम थी। एक दिन वसीम ने मुझे डिवोर्स दे दी। उसने मुझे कोई खास वजह नहीं बताई। मैंने उसके बारे में जानकारी निकाला तो पता चला वसीम की बुआ की लड़की फरीदा थी। कुछ दिन पहले दुबई में ही उसके पति का देहांत हो गया था और वे लोग काफ़ी पैसे वाले थे। वसीम ने फरीदा से शादी कर ली थी और वसीम मेरे अंदर कमियां ढूंढ रहा था। उस दिन बस एक कागज़ मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि तुम आज़ाद हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। आज़ाद हूँ? मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँगी, अब जैसे मेरा वजूद ही ख़त्म हो गया हो। मैंने उससे कहा और उससे बहुत विनती की, रोई, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुझे घर से निकाल दिया बगैर किसी चीज़ के। सिर्फ मेरे तन पर जो कपड़े थे वही मेरे साथ थे। मैं सड़क पर आ गई। ना कोई मेरे आगे था ना पीछे था। सर्दी बहुत तेज थी, मेरे जिस्म को ठंडा कर रही थी। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी का ये पहलू भी हो सकता था। एक अजनबी देश में मैं बिल्कुल अकेली उस रात में एक पार्क के बेंच पर बैठी रही। सर्दी इतनी थी कि मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मैंने अपने आप को अपने दुपट्टे में छुपा लिया, मगर ठंड अंदर तक उतर रहा था। भूख का एहसास इतना तेज था कि मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा। मैंने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे, मगर मुझे अपनी किस्मत पर कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। तन्हाई ने मुझे देख रखा था। मैंने कभी इतनी तन्हाई महसूस नहीं की थी। मैंने अपने बीते हुए दिनों को याद किया, जब मैं अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित थी, अपने माँ बाप के साए में। वे दिन कितने हसीन थे और आज मैं कहाँ थी। कई दिन मैं सड़कों पर भटकती रही। मैं कचरे के ढेर से खाना ढूंढकर खाया, पार्क में सोई। हर बीते दिन के साथ मेरी हालत बदलती चली गई। मेरे कपड़े फट चुके थे, मेरे बाल बिखरे हुए थे, पर मेरी आंखों में एक चमक थी। लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे, जैसे मैं कोई बीमार हूँ। मैंने कई बार आत्महत्या की सोची, मगर फिर मेरे अंदर की एक चिंगारी भड़कती। वह चिंगारी मुझे जीने पर मजबूर करती। वो मुझे याद दिलाती थी, मैंने तो इतनी मुश्किल का सामना किया, मैंने तो इतनी परेशानी सही, तो क्या मैं अब हार मान लूँगी? मैं नहीं हार मानूंगी। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा हासिल करनी है। एक दिन मैं एक गली में बैठी थी, सर्दी और भूख से बेहाल हो रही थी। बूढ़ी औरत मेरे पास से जाने लगी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में तरस था। वो मेरे पास आई और मुझे कुछ खाने को दिया। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। मैंने जल्दी खाना खा लिया। उसने मुझसे मेरी हालत पूछी और मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने मेरी आंखों में आंसू देखकर फिर उसने मुझे एक जगह और पता दिया। वहाँ तुम्हें रहने को मिल जाएगा, खाना मिलेगा और शायद तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकोगी। उसके शब्द मेरे लिए उम्मीद की किरण थी। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया। उसके बताए गए पते पर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, मगर मेरे कदमों में एक नई जान आ गई थी। मैंने सोचा कि शायद ये खुदा की तरफ से एक इशारा है, एक मौका है। जब मैं वहाँ पहुँची तो वह एक सादा सा सहारा घर था, मगर मेरे लिए वो किसी महल से कम नहीं था। अंदर दाखिल होते ही मुझे गर्मी महसूस हुई। फिर मुझे खाने को मिला। मैंने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। वहाँ कई औरतें भी थीं जिनकी कहानियाँ मुझसे मिलती जुलती थी। उन्होंने मेरा वेलकम किया था और मुझे एक बिस्तर दिया गया। उस रात मैं बड़ी सुकून से सोई। कई महीने बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। गांव में रहकर भी मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। वहाँ मुझे न सिर्फ जिस्मानी आराम बल्कि दिमागी सुकून भी हासिल हुआ था। मैंने वहाँ की काउंसलर से बात की। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे बताया कि मैं अकेली नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कानूनी मदद के बारे में बताया, मगर मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं थी। मेरा पहला कदम अपने पैरों पर खड़ा होना था।
मैंने वहाँ की दूसरी औरतों से भी बहुत कुछ सीखा। सब अपनी अपनी जंग लड़ रही थी, मगर उनके चेहरे पर एक भरोसा था। मैंने महसूस किया कि मैं भी उनमें से एक हूँ और हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ये सहारा घर मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। मैंने अपने आप से कहा, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, अब मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगी। मैंने अपने जख्मों को भरने का फैसला किया और एक मजबूत शकीरा बनने का इरादा किया। हर सुबह जब मैं उठती तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद होती। मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजार सकती हूँ। उस सहारा घर में मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे जीने का हक है। मुझे वहाँ की औरतों से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी हिम्मत, उनका भरोसा मेरे लिए एक मिसाल बन गया। मैंने सहारा घर के लाइब्रेरी से कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी, जिनमें खुद पर भरोसा, जिंदगी के लेक्चर का सामना करने के बारे में सिखाया गया था। इन किताबों ने मुझे दिमागी तौर पर मजबूत किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जो मेरी जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। उन्होंने कामयाबी हासिल की। वहाँ के काउंसलर ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मेरी नौकरी तलाश करने में मेरी मदद की। मैंने कई जगह नौकरी ढूंढी, मगर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं थी। मायूस होने लगी थी। मगर फिर एक दिन मुझे एक कंपनी में कैंटीन में काम करने की ऑफर मिली। एक छोटी सी नौकरी थी, मगर मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम था। मैंने जल्दी हाँ कर दी। मुझे मालूम था ये आसान नहीं होगा, मगर मैं किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार थी। कैंटीन में मेरा काम बहुत अलग था। मुझे सुबह सवेरे उठकर जाना पड़ता और फिर सारा दिन खड़े होकर काम करना पड़ता था। बर्तन धोना, खाना बनाना, सफाई करना, ये सब मेरे लिए नया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा काम करूँगी, मगर ये मेरी किस्मत थी। मैंने अपने आप को समझाया, ये सिर्फ एक शुरुआत है और मुझे उससे जीने का रास्ता मिल जाएगा। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया। मैंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। मुझे खाना पकाने का शौक था। मैंने सोचा कि क्यों न मैं उस शौक को अपने कामयाबी में बदल दूँ। मैंने देसी खाना बनाना शुरू किया, जैसे दाल, चावल, हलीम, अलग अलग आलू की भुजिया, परमल की भुजिया, अलग अलग डिश बनाई और यहाँ पर इन लोगों को बहुत पसंद आया। यार जो कैंटीन का इंचार्ज था वह एक बहुत अच्छा इंसान था। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरी मेहनत, ईमानदारी बहुत सराहा था। वे अक्सर मेरे कामों की तारीफ करते। यहाँ के लोग भी मेरे खाने के दीवाने हो गए थे। शकीरा, तुम्हारे हाथ में वो जादू है, ये शब्द मेरे लिए बहुत ही मायने रखते थे। मुझे ये हौसला देते थे, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी काम की हूँ। मेरी छोटी सी कैंटीन की नौकरी ने मुझे एक पहचान दिया था। लोग मुझे देसी खाने वाली शकीरा के नाम से जानने लगे। मैं बहुत खुश थी। लोग मेरी मेहनत को सराहने लगे थे। जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी आने लगी थी। मैं उस सहारा घर को छोड़कर एक छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया था। मैं अपनी उस छोटी सी नौकरी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करती थी, कुछ पैसे बचा लेती थी। मैंने अपने आप को ठीक महसूस करना शुरू किया। मैं अब अकेली नहीं थी। मेरे पास काम था, मेरे आसपास अच्छे लोग थे, मगर दिल में डर अभी बाकी थी। वसीम का डर, उसकी यादें, उसके दिए हुए जख्म मुझे कभी कभी बेचैन कर देते थे। रातों को मैं सो नहीं पाती थी। उस डर के आसपास मेरी आंखें घूमती रहती थी। मैंने अपने आप को बार बार समझाया, वो मेरे बीते हुए कल का हिस्सा है और मुझे उससे आगे बढ़ना है। मैं अपनी अंग्रेजी ठीक करने लगी थी। मैं कैंटीन में लोगों से बात करती, उनकी बातें सुनती, खुद भी बोलने की कोशिश करती। मैंने कुछ किताबें भी पढ़ना शुरू किया ताकि मेरी बोलचाल ठीक हो सके। मुझे मालूम था अगर मुझे इस मुल्क में तरक्की करनी है तो मुझे अपनी ज़ुबान ज़रूर सीखनी होगी। मैं उस मकसद को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कैंटीन की नौकरी मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं थी, ये मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। ऐसा काम जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लेने का मौका दिया था। मैंने महसूस किया मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ। मैं एक मजबूत औरत बन चुकी हूँ जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती। कैंटीन के काम मुझे सिर्फ मजबूत बना रहे थे, बल्कि मुझे लोगों से जोड़ने का मौका भी दे रहे थे। मैंने महसूस किया कि छोटी छोटी कामयाबी मुझे और ज़्यादा मंजिलों की तरफ ले जा रही थी। मेरे दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो चुकी थी। मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। मैंने अपने आप को फिर से समझाया, मैं अब एक नई शकीरा हूँ जो अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर एक रोशनी की तरफ बढ़ रही हूँ। मैं अपने आप को और ज़्यादा ठीक बनाने के लिए ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, खास तौर पर कंप्यूटर पर कुछ ऑनलाइन चीज़ें बेचने के लिए। मुझे मालूम था कि बिजनेस मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करेगी। मैं हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करती ताकि मैं अपनी खूबियों को और ज़्यादा निखार सकूं।
मेरे अंदर एक लगन पैदा हो चुकी थी और मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान के तौर पर देखना चाहती थी। कैंटीन में काम करते हुए मुझे कई महीने बीत चुके थे। मेरी ज़िंदगी एक मामूली डगर पर चल पड़ी थी। सुबह उठना, काम पर जाना और फिर वापस आकर आराम करना। मैंने अपने आप को रूटीन में बदल लिया था और मुझे उसमें एक सुकून महसूस होता था। मैं अपने काम में बिल्कुल माहिर हो चुकी थी और मेरे बनाए गए खाने बाहर ऑनलाइन सप्लाई होने लगा था और लोग बहुत सराहने लगे थे। रियाज भी मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, मुझे अक्सर नए पकवान बनाने की आज़ादी देते थे। मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया था और बीते हुए जख्मों को भरने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब मैं कैंटीन में मामूली के हिसाब से काम कर रही थी तो मैंने देखा एक नया आदमी कैंटीन में दाखिल हुआ। वह बहुत ही पैसे वाला आदमी दिखाई दे रहा था। उसकी चाल में एक खास तरह का भरोसा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी। सीधा रियाज के पास आया, उससे बात करने लगा। रियाज ने एंथोनी नाम से बुलाया। मुझे बाद में मालूम हुआ ये कंपनी का सीईओ था। उनकी मौजूदगी ने मुझे बेचैन कर दिया। उन्होंने पहली बार देखा मगर मुझे लगा जैसे मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। एंथोनी अक्सर कैंटीन में आने जाने लगे। वे कभी अकेले आते, कभी अपने साथ दूसरे अफसरों को भी लेकर आते। मैंने नोट किया वो मुझे बार बार देखते रहते। उनकी नज़रें मुझ पर पड़ती और मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती। वे कुछ कहते नहीं थे, बस देखते रहते थे। मुझे उनकी नज़रों में कुछ और भी दिखता था, कुछ ऐसा जो मुझे परेशान कर रहा था। मेरे दिल में एक शक पैदा होने लगा। वसीम के बारे में कुछ जानते हैं क्या, या मुझे उसके कहने पर देख रहे थे? मेरे बीते हुए कल एक बार फिर से मुझे याद आने लगे। मैंने अपने आप को ये समझाया सिर्फ मेरा वहम है, मगर उनकी मौजूदगी मुझे बार बार बेचैन करती थी। मैंने कोशिश की मैं उनसे नज़रें ना मिलाऊं, मगर वे हर बार मेरी तरफ देखते। उनके आंखों में नरमी थी, मगर मुझे उस नरमी से भी एक सवाल नजर आता था। मैंने अपने आप को समझाया मैं अब एक आज़ाद औरत हूँ और मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मगर मेरे अंदर का डर अभी भी बाकी था। मैंने अपने आप को काम में बिजी कर दिया था। मैंने उनके बारे में ज़्यादा ना सोचा, मगर उसकी तस्वीर मेरे दिमाग से हटती ही नहीं थी। मैंने रियाज से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एंथोनी एक बहुत ही कामयाब और एक अच्छा इंसान है। वे अपनी कंपनी के वर्करों का बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, मगर मेरा शक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि अगर वे सच में वसीम के बारे में कुछ जानते हैं तो क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे या फिर वो मेरी मदद करेंगे। ये सवाल मेरे दिमाग में घूमते थे। अपने आप में मजबूत करने का फैसला कर रही थी। सोचा कि अगर वे सच में वसीम के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती जो किसी के जुल्म के सामने झुक जाती। मैंने अंदर की ताकत को दोबारा जगाया। मैंने अपने आप से कहा कि मैं किसी भी हाल में उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। एंथोनी की मौजूदगी ने मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ दिया था। मुझे नहीं मालूम था ये मोड़ मुझे कहाँ ले जाएगी, मगर मैं तैयार थी। मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया। मैं अब एक आज़ाद औरत हूँ, मुझे अपने फैसले खुद करने हैं। ये एक नया चैलेंज था और मैं उस चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। बीते दिन के साथ मैं उनकी नज़रों में एक नया सवाल देखती थी। मेरा शक बढ़ता जाता। उनकी चुप्पी सी निगाहें एक कहानी सुना रही थी जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी मुझे लगता वो मुझे हमदर्दी से देख रहे हैं और कभी कभी उनकी नज़रों में एक गहरा सोच नजर आता। ये सब मुझे बेचैन कर रहा था, मगर साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी दिल में पैदा हो रही थी। उनकी मौजूदगी ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, मगर मैं उसका सामना करने के लिए तैयार थी। मुझे ये भी महसूस होता कि उनकी नज़रों में एक इज्जत था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने उनकी हर हरकत को ध्यान से देखा। मुझे लगा उनका मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि कुछ और है। एक दिन जब मैं कैंटीन में अपने काम में बिजी थी तो रियाज सर मेरे पास आए और कहा कि एंथोनी ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने जल्दी सोचा कि मेरा शक सही था, ये सच में वसीम के बारे में कुछ जरूर जानते हैं। मेरे दिमाग में कई सवाल उभर गए थे। क्या मुझे नौकरी से निकाल देंगे? क्या वो मुझे वसीम के हवाले कर देंगे? एक डर की लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई थी। मैंने रियाज से परमिशन ली और एंथोनी के दफ्तर की तरफ चल पड़ी थी। मेरे कदम भारी हो रहे थे। हर कदम के साथ मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था। जब मैं एंथोनी के दफ्तर में दाखिल हुई तो वह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और मेरी नज़रें उनकी नज़रों से मिल गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शकीरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने सर हाँ में हिलाया। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। उन्होंने कहा, मैं वसीम का पुराना दोस्त हूँ। ये शब्द मेरे लिए एक झटका था। मैंने जल्दी सोचा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। उन्होंने वसीम के बारे में और जानकारी दी।
क्योंकि वसीम ने अपनी शादी की बात इनसे भी की थी और ज़्यादा कहा, मैं तुम्हारे हालात को अच्छी तरह जानता था। वसीम ने तुम्हारे साथ क्या किया है, उनका शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आया, ये सब कैसे जानते हैं। उन्होंने बताया कि वसीम ने अपनी कुछ राय उनसे ली थी और उसी बीच उन्होंने मेरे बारे में भी जान लिया था। उन्होंने कहा, जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं उस कंपनी में कैंटीन में काम कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे जानबूझकर नौकरी दी ताकि वो मेरी मदद कर सके। ये बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गई थी। क्या ये सच था? क्या कोई अजनबी मेरी इतनी मदद कर सकता है? मैंने उनसे पूछा, आपने मेरी मदद क्यों की? आपको क्या फ़ायदा हुआ? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सकीरा, हर मदद के पीछे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने तुम्हारी आंखों में एक चमक देखी थी, एक ऐसी चमक जो हारने को तैयार नहीं थी। मैंने तुम्हारी हिम्मत लगन को सराहा। मैंने सोचा कि तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। उनके शब्द मेरे दिल को छू गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अजनबी मेरी इतनी परवाह करेगा, मगर फिर भी मेरे दिल में एक झिझक जरूर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए थे और मैं किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती थी। एंथोनी ने महसूस किया। उन्होंने कहा, सकीरा, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ कागज़ दिखाए जिसमें वसीम के बारे में जानकारी लिखी थी और ये भी लिखा था, अब वो दुबई छोड़कर जा चुका है, उसकी बीवी भी चली गई है। ये सब देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला था। मैंने महसूस किया कि शायद ये सब सच कह रहे हैं। मेरे दिमाग में बीते हुए कल की सारी यादें ताज़ा हो गई थी, मगर इस बार उनके साथ एक उम्मीद की किरण जरूर जागी थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, उनके दफ्तर से बाहर आ गई। मेरे कदम अब बिल्कुल हल्के थे। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। मैंने सोचा कि शायद खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली है। एक बहुत बड़ा खुलासा किया था जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया था। मैंने अपने आप को समझाया, मुझे अब एंथोनी पर भरोसा कर लेना चाहिए क्योंकि वो मेरी मदद करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत थी जिसमें मुझे उम्मीद की रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। एंथोनी की मदद से अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने का इरादा किया। उस पल मुझे लगा मेरी ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू हो चुका है। मैं इस दौर को अपने बीते हुए कल से ख़राब नहीं करूँगी। मैंने अपने आप को दोबारा समझाया, मैं अब एक आज़ाद औरत हूँ, मुझे अपने फैसले खुद करने होंगे। उनकी बातों ने मेरे दिल से एक बोझ उतार दिया। आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं सच में सुरक्षित जगह हूँ। उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी का रास्ता दिखाया था। मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। एंथोनी से मुलाकात के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नई बदलाव आई थी। मैंने उन पर भरोसा करने का फैसला किया। मेरे दिल में अभी भी थोड़ा शक बाकी था, मगर उनकी बातों में एक सच्चाई थी, उनकी आंखों में सच्चाई जरूर थी। मैंने अपने आप को ये समझाया, मुझे एक मौका देना चाहिए और मुझे उम्मीद थी कि ये मौका मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। एंथोनी ने मुझे कहा कि वो मेरा पासपोर्ट वापस ले आएंगे। ये शब्द मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पासपोर्ट मेरे लिए सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, मेरी आज़ादी थी। कुछ दिन के बाद एंथोनी ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। मेरा पासपोर्ट मेरे हवाले कर दिया। जब मैंने उसे अपने हाथ में लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती थी। मैंने कई महीने बाद अपनी आज़ादी को महसूस किया था। मैंने एंथोनी का शुक्रिया अदा किया। इस बार मेरे शुक्रिया में कोई शक नहीं था, सिर्फ मोहब्बत था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सकीरा, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी। मुझे कंपनी में तरक्की मिली और मैं और ज़्यादा तरक्की करती चली गई। मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कैंटीन से निकलकर एक बड़े कंपनी में काम करूंगी। ये एक नया चैलेंज था, मगर मैं उसके लिए तैयार थी। मैंने अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम किया। मैंने एंथोनी से कंप्यूटर चलाना सीखा और दफ्तर के काम को बारीकी से समझा। मेरे साथियों ने भी मेरी बहुत मदद की और मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। एंथोनी भी मेरी लगन और मेहनत से बहुत खुश थे। अब वो मुझे एक भरोसा जरूर हो गया था। मैं अपने आप को समझ रही थी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अब मैं अपनी राय का इजहार करती थी, अपने फैसले में खुद कर लेती थी। मैंने अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा था। मैंने कंप्यूटर क्लासेस शुरू की ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। मेरी ज़िंदगी में अब एक भारीपन आ चुका था। मैं काम भी करती, पढ़ाई भी करती, अपने लिए वक्त भी निकालती। मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक कर लिया था। मुझे अपने आप से मोहब्बत होने लगी थी। मैंने महसूस किया कि अब मैं वो कमज़ोर सकीरा नहीं हूँ जो बीते हुए कल के साए में कहीं खो गई थी। मैं एक मजबूत, खुद पर भरोसा करने वाली औरत बन चुकी थी। मेरे चेहरे पर एक नई चमक थी, मेरी आंखों में एक नया सुरूर था। मेरे इस बदलाव से एंथोनी बहुत खुश थे। वे अक्सर मेरी तारीफ करते, मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ने की सलाह देते थे। मैं अपने माँ बाप से भी बातचीत करनी शुरू कर दी थी।
उन्हें मैंने अपने बारे में बताया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन नहीं आया कि मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ। मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं था। उन्होंने मुझे दोबारा देखा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से बिता रही हूँ और मैं उनके लिए मिसाल बनूंगी। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो मैंने अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका खुद अपने हाथों से तय किया था। मैं अपनी नौकरी और पढ़ाई साथ में रहकर कर रही थी। मेरे अंदर एक नया भरोसा जाग चुका था। एंथोनी मेरे बीच एक खास रिश्ता बन चुका था। वो मेरे लिए सिर्फ बॉस नहीं थे, बल्कि एक दोस्त, एक हमदर्द इंसान थे। वो हमेशा मेरी मदद करते थे, मुझे हर कदम पर सपोर्ट करते थे। मैंने महसूस किया कि उनकी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। उनके साथ बातचीत करते हुए मुझे एक सुकून महसूस होता था। एक दिन एंथोनी ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद वो किसी दफ्तर के काम से बात करना चाहते हों, मगर जब वहाँ पहुँची तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट देखी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, सकीरा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मैंने उनके तरफ देखा और मुझे लगा जैसे वो कुछ बहुत ज़रूरी बात करने वाले हों। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। उनके शब्द सुनकर मुझे एक झटका सा लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे ऐसी बात करेंगे। मैं बहुत ही हैरानी में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में कई सवाल उभर रहे थे। क्या ये सच था? क्या ये सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैंने उनसे कहा, एंथोनी, मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा, सकीरा, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी मोहब्बत खराब नहीं जाएगी और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगा। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुई, मगर दिल खुशी से शोर मचाने लगा। उनकी आंखों में एक मोहब्बत था जो मुझे उनकी तरफ ले जा रहा था। मैंने बीते हुए कल के जख्मों को याद किया। मुझे डर था कहीं मैं दोबारा धोखा न खा जाऊं, मगर उनकी बातों में कई सच्चाई थी जो मुझे उन पर भरोसा करने पर मजबूर कर रही थी। एंथोनी की मोहब्बत में मैंने अपने आप को सुरक्षित देखा था। मुझे मौका देना चाहिए। मैंने महसूस किया एंथोनी की मोहब्बत मुझे एक नई जिंदगी दे सकती है। आखिरकार मैंने एंथोनी की मोहब्बत को कबूल करने का फैसला किया। मैं उनके दफ्तर गई, उन्हें बताया कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ी थी। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो गई। सबसे पहले वो वहाँ के एक आम मौलवी के पास गए थे। उन मौलवी ने हमारा निकाह पढ़ाया। मौलवी साहब ने एंथोनी का नाम रहमान रख दिया था। अब वह एंथोनी नहीं बल्कि रहमान थे। हमने शादी करने का फैसला किया। शादी के फंक्शन में, जिसमें हमारे कुछ दोस्त और परिवार वाले शामिल थे, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे दोबारा इतनी खुशी नसीब होगी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। रहमान एक बहुत ही प्यार करने वाला शौहर था। उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया और मुझे कभी बीते हुए कल की यादों के ताने नहीं दिए थे। हमने खूबसूरत घर बना लिया। मैंने उसे अपने हाथों से सजाया। मुझे अब एक पूरी खुशहाल ज़िंदगी नसीब हुई थी। मैंने अपने आप को फिर समझाया, मैं अब आज़ाद हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से बिता सकती हूँ। मैंने अपने आप को एक नया मकसद दिया। मैं इस मकसद को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। एक नई शुरुआत, एक उम्मीद थी जिसमें मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा था। मैंने अपने आप को फिर समझाया, मैं अब एक आज़ाद औरत हूँ। मेरी मोहब्बत, मेरी खुशी बढ़ती जा रही थी। मुझे यकीन था अब मेरी ज़िंदगी हमेशा इसी तरह रहेगी। मोहब्बत ने मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखा और मुझे एक नई पहचान दी। मैंने महसूस किया मैं अब फिर से पूरी हो चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी का हर पल खुशियों से भरा हुआ था। उनके साथ हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता। मुझे यकीन था हमारी ज़िंदगी का सफ़र अब सिर्फ खुशियों से भरा होगा। उनकी मौजूदगी ने मुझे एक ऐसा सुकून दिया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगा मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ठीक फैसला किया। रहमान से शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नई मकसद आ गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सहा था, मैं चाहती थी कोई औरत के ऊपर ऐसी मुसीबत ना आए। अगर आए तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अकेला महसूस ना करे। मैंने रहमान से अपनी इच्छा जाहिर की। मैं उन सभी मजबूर औरतों की देखरेख करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरे पूरे काम में सहयोग किया। ये सब मेरे लिए सिर्फ एक सेवा करने की जगह नहीं थी, मेरा ख्वाब था, मेरा मकसद था। हमने अपने इस सहारा घर का नाम किरण रखा था। हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर हमने कभी हार नहीं मानी। हमने फंड और बड़े बड़े लोगों से मदद मांगी। धीरे धीरे सारी सुविधा मुहैया करवाई और उसको और बड़ी शाखा बनाई। हमने कई औरतों को उसमें जगह दी और उनकी मदद की और उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में हमने उनकी बहुत मदद की। जब मैं उन औरतों की आंखों में उम्मीद की चमक देखती तो मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल जाता। मुझे महसूस होता मेरी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें अब ख़त्म हो गई हैं। मैं दूसरे की मदद कर सकूं।
हमने अपने सहारा घर के कई ब्रांच हिंदुस्तान में खुलवाई। मेरे लिए एक बहुत ही जज्बाती पल था। मैंने अपने मुल्क में अपनी बहनों की मदद करने का भी सपना देखा था और अब वो पूरा हो रहा था। हिंदुस्तान में भी हमारे सहारा घर कई खुल चुके थे और वहाँ पर भी खूब अच्छा काम किया जाने लगा था। हमने बहुत सी मजबूर औरतों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था, उन्हें एक नई जिंदगी दी। मैं अक्सर हिंदुस्तान आती जाती रहती, उन औरतों से मिलती, उनकी कहानी सुनकर मुझे और ज़्यादा हौसला मिलता। मुझे यकीन होता हम सही रास्ते पर हैं। उस बीच मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और फिर अपना एक कामयाब कारोबार शुरू किया। एक कपड़ों की फैक्ट्री थी, उसमें काम करने वाली हिंदुस्तानी बहनों का चुनाव किया था। कपड़े प्रिंट का काम शुरू किया था, जिसमें वह सभी बेसहारा औरतें मेहनत कर रही थी, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। मेरा ये कारोबार बहुत कामयाब हुआ। मैंने कई औरतों को रोजगार दिया। मैंने अपने कारोबार को अपने सहारा घर से भी जोड़ दिया था। अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मैं उस सहारा घर को भी देती थी। मैं अब कामयाब कारोबारी औरत बन चुकी थी। सहारा घर की बाकी औरतें सबसे बढ़कर मैं एक खुशहाल और बड़ी सुकून भरी जिंदगी में थी। दुनिया भर की औरतों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई थी। मैं ऐसी बेसहारा औरतों को अपनी कहानी सुनाती हूँ, औरतों को उनके पैरों पर खड़ा होने का सबक सिखाती। वह इस तरह हार न माने, अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करें। मेरी कहानी औरतों के लिए हौसला और उन्होंने अपनी ज़िंदगी मेरे सुनाए गए कहानी के हिसाब से अपने आप को मजबूत बनाया। मैंने अपने बीते हुए कल और जख्म को भुला दिया। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी और मुझे आगे इसी मकसद के लिए जीना है। रहमान हमेशा मेरे साथ हैं। वो मेरे हर फैसले का बहुत सम्मान करते, मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ने का हौसला देते। हमारी ज़िंदगी खुशियों से और सुकून से बीत रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी का यह अंजाम हो सकता है। मेरी ज़िंदगी पूरी हो चुकी थी, जिसमें हर मुश्किल के बाद एक रोशनी की सुबह थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर पल दूसरों की मदद के लिए लगा दिया और मुझे उसमें एक गहरा सुकून महसूस होता था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था और मैं उस मकसद को हासिल करके बहुत खुश थी। मैंने महसूस किया मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहाँ मैं अपनी कहानी से दूसरों को मजबूत बना सकती हूँ, उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दे सकती हूँ। भविष्य में मेरा इरादा है मैं अपने सहारा घर को और ज़्यादा बड़ा करूं और दुनिया के हर कोने में और हर घर तक उन बेसहारा औरतों की मदद करूं। मैं चाहती हूं कोई भी औरत मेरी जैसी मजबूरी में ना पड़े, उसे भी मालूम हो कि उसके लिए उम्मीद की किरण मौजूद है। मैंने अपने आप को ये समझाया मेरी ज़िंदगी का पल एक सबक है और मैं इन सबक को दूसरों के साथ ज़रूर बांटूंगी और उन्हें मजबूत करूंगी। ये मेरा ख्वाब था, मैं उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हिंदुस्तान वापस आना मेरे लिए एक सपने की तरह था, मगर इस बार फ़र्क ये था मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ रहमान हिंदुस्तान वापस आए थे। एक बड़ा सा घर खरीदा और घर हर तरह से मेरी उम्मीदों से बड़ा था, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती थी। मोहल्ले की औरतें जब मुझे देखती तो नाच करती। इतनी परेशानी के बाद सी खुशहाल ज़िंदगी, सच में रब बड़ा मेहरबान है। शुरू के दिनों में सब कुछ बहुत खुशी में था। रहमान ने मेरे लिए हिंदुस्तान में भी सहारा घर कई खुलवा दिए थे और फिर एक रेस्टोरेंट भी मेरे नाम से खुलवाया था। मगर इस बीच एक चुप्पी सी दुख ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। हमारी शादी को अब 4 साल बीत चुके थे, मगर मेरी कोख अभी तक खाली थी। हर बार उम्मीद बांधकर हर महीने इस इंतजार में बिताना परेशानी बन गई थी। मैंने कई बार रहमान से बात की, मगर वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, हमारी मोहब्बत ही काफ़ी है सकीरा। आखिरकार हमने एक छोटी सी बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। वह हमारे सहारा घर में ही एक औरत की बच्ची थी, जिसके चेहरे पर मेरी ही मासूमियत झलक रही थी। हमने उसका नाम खुशी रखा था, क्योंकि वह सच में हमारे लिए एक खुशी थी। मगर किस्मत ने एक और राज हमारे सामने खोला। एक मेडिकल चेकअप के बीच मालूम हुआ कि रहमान कभी बाप नहीं बन सकते। मैं हैरान हुई थी। वह खबर सुनकर मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। मैंने रहमान को देखा, वे शर्मिंदा थे, जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म कर बैठे हों। मुझे माफ़ कर देना सकीरा, मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता था, मगर डर गया था कि तुम शायद मुझे कहीं छोड़ न दो। वो बोला और उसकी आंखों में नमी थी। मैंने उसका हाथ थामा। रहमान, तुमने मुझे ज़िंदगी दी, इज्जत दी, इतना जीने का मकसद दिया, कैसे तुम्हें इस एक कमी पर अकेला छोड़ सकती हूँ। उससे तुमने मेरा हाथ थामा, मुझको वो खुशी दी जिसको मैं ख्वाबों में नहीं देखा था। अब बस मेरी बारी है। दोनों ने उसी पल एक दूसरे से वादा किया कि हम खुशी को ऐसे पालेंगे वह हमारी अपनी औलाद हो। हमने अपने दुख को, अपनी कमी को मोहब्बत और एक दूसरे की चाहत से भर दिया।
हमने बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप फंड तैयार किया जिससे सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई। मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं थी, ये उन सारी औरतों की कहानी बन चुकी थी जो अपने दुखों से लड़कर एक उम्मीद के बीच रोशनी तलाश करती रहती हैं। हर बार जब मैं खुशी को गोद में उठाती, जब किसी औरत को जुल्म से निकालकर नई जिंदगी की तरफ ले जाती, जब कोई बच्ची मेरे हाथ चूमकर कहती आप जैसी बनना है, तो मुझे लगता जैसे रब ने मेरी हर चीख, हर फरियाद सुन ली है। ये दुख और मोहब्बतें सबने मिलकर मेरी कहानी को एक पूरा किताब बना दिया और उस किताब का नाम सकीरा मुकम्मल ज़िंदगी रखा। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।